आज हम बताएंगे आप लोग को विश्लेषणात्मक दर्शन पाश्चात्य दर्शन में 16वीं शताब्दी के 18वीं शताब्दी के पूर्व का जो दर्शन था वो दर्शन पे मेटाफिजिक्स हावी था। हम दर्शन में गॉड, वर्ल्ड और विश्व के संबंध में पढ़ते हैं। यानी आप इन तीनों, हर विषय का अपना विषय वस्तु होता है, तो उसमें दर्शन का जो विषय वस्तु है वो गॉड, वर्ल्ड और सोल है। हम आपको अभी 18वीं शताब्दी में के पूर्व जो विश्लेषण का दौर चला उसमें भाषा विश्लेषण में हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं भाषा विश्लेषण, जिसमें भाषा का दो तरीके से विश्लेषण किया जाता है। एक है भाषा का औपचारिक विश्लेषण, औपचारिक, और दूसरा पॉइंट आता है भाषा का अनौपचारिक विश्लेषण। अनौपचारिक विश्लेषण चूंकि जब हम इस विश्व के संबंध में कुछ भी कहते हैं, चाहे ईश्वर के संबंध में, आत्मा के संबंध में कुछ भी कहते हैं, तो वो भाषा के माध्यम से कहते हैं। अब भाषा के माध्यम से, भाषा में हम अपनी भावना को व्यक्त करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, तो भाषा का जब हम औपचारिक विश्लेषण करते हैं तो वहाँ पे भाषा में प्रयुक्त शब्द के अर्थ का विश्लेषण करते हैं। तो यहाँ पे औपचारिक विश्लेषण में भाषा की अर्थवत्ता पर हम जोर देते हैं, और भाषा का जब अनौपचारिक विश्लेषण करते हैं तो भाषा का प्रयोग पर जोर देते हैं कि जब भाषा किसी भी विषय के संबंध में जो हमारा स्टेटमेंट होता है, प्रोपोजिशन होता है, तो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि प्रोपोजिशन में हम अपनी भाषा के माध्यम से अर्थवत्ता को व्यक्त करते हैं। अब यहाँ औपचारिक विश्लेषण में आप इसके दौरान आता है मूर रसेल, मूर रसेल लॉजिकल पॉजिटिविस्ट और ट्रैक्टेटस आता है। ट्रैक्टेटस को बोलते हैं पूर्वकालिक विटगेंस्टीन। पूर्वकालिक विटगेंस्टीन ये सब जब भाषा का विश्लेषण करते हैं तो भाषा की अर्थवत्ता पर जोर देते हैं, और उसमें हम नाम का चर्चा करते हैं, प्राइवेट लैंग्वेज का चर्चा करते हैं, कि जब भाषा के माध्यम से हम जगत को जानने का प्रयास करते हैं तो विटगेंस्टीन का कहना है कि भाषा के माध्यम से जगत को जानना यानी ये नहीं है कि हम अ, कमरे की सारे वस्तुओं का कलेक्शन कर लें, गिनती कर लें, और हम उसको जान लें कि एक सूची बना के हम जगत को जान सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। जगत को जानना यानी इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर की जो कनेक्टिविटी है, वस्तु स्थिति, उसको जानना जगत को जानना है। तो इस क्रम में जिन मेटाफिजिक्स के एलिमिनेशन के लिए इन्होंने लॉजिकल पॉजिटिविस्ट, मोर रसेल या ट्रैक्टेटस में विटगेंस्टीन ने एलिमिनेशन करने का प्रयास किया, लेकिन यह सफल नहीं हो सके, क्योंकि इन्होंने भाषा की अर्थवत्ता पर ही जोर दिया। तो भाषा की अर्थवत्ता पर जोर देने की वजह से बहुत सारी फिलोसफिकल प्रॉब्लम
जस के तस रह गई। कि जब हम किसी भी शब्द के अर्थ की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एक जॉन हॉस्पर्स की बात हम कहें, कि जैसे सिंपल सी बात है कि हम लोग कहते हैं कि एप्पल मीन्स सेव होता है। तो एप्पल मीन्स सेव होता है, तो इसमें आप से ये कहा जाता है, अर्थ बताने को कहा जाता है। जबकि हम क्या करते हैं कि शब्द का सिनोनिम्स बता देते हैं। कि हिंदी में हम क्या करते हैं, सेव को सेव कहते हैं, अंग्रेजी में उसको एप्पल कहते हैं। तो हम तो यहाँ मीनिंग जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मीनिंग वो ऑब्जेक्ट है जो सेव है, उसको दिखाना वो अर्थ है, उसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसीलिए भाषा विश्लेषण में लॉजिकल पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि जब हम कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उसमें भाषा के बीच जो कंसिस्टेंसी है, जो हमारे आइडिया है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट होता है। तो ये लॉजिकल पॉजिटिविस्ट हम भाषा के बीच कंसिस्टेंसी को देखते हैं कि एक एक प्रोपोजिशन का दूसरे प्रोपोजिशन के बीच जो कनेक्शन है, वो यदि है तो हम कहेंगे कि ये हमारा स्टेटमेंट सार्थक है, अन्यथा निरर्थक है। दूसरा चीज है अनौपचारिक विश्लेषण। इसमें फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन आता है। इसमें एक आता है जो, इसमें दो स्कूल हो जाते हैं, एक कैम्ब्रिज स्कूल और ऑक्सफोर्ड स्कूल। तो कैम्ब्रिज स्कूल से आते हैं उत्तरकालीन विटगेंस्टीन। उत्तरकालीन विटगेंस्टीन आते हैं, जिसको इनकी किताब है, दो किताब है। एक पूर्वकालिक विटगेंस्टीन, ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसोफिकस, ये इसमें भाषा की अर्थवत्ता पर जोर देते हैं। और उत्तरकालीन विटगेंस्टीन में फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन आता है। इसमें भाषा की यूज पर हम जोर देते हैं कि भाषा का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम उसमें कुछ परफॉर्म करते हैं। जैसे मान लीजिए, ये उत्तरकालीन विटगेंस फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन में हम लोग लैंग्वेज गेम पढ़ते हैं, लैंग्वेज गेम, भाषा खेल। और इसमें इसमें तो भाषा के यूज पर हम जोर देते हैं। और दूसरा जो कैम्ब्रिज स्कूल से आता है, जो ऑक्सफोर्ड स्कूल से आता है, उसमें हम भाषा की यूज पर जोर देते हैं। और उसमें ये तीन राइल, ऑस्टिन इत्यादि दार्शनिक आते हैं और उनके विचार आते हैं। अब राइल, जिसमें भाषा विश्लेषण में हम उसके विभिन्न संदर्भों में प्रयोग को तो दिखाते ही हैं, साथ में भाषा विश्लेषण के दौरान वैसी समस्याओं का भी समाधान हो जाता है जिस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। हम जब किसी भाषा का विश्लेषण करते हैं और किसी ऑब्जेक्ट को टारगेट करके करते हैं, तो उसमें यूज को जब दिखाते हैं, इस विश्लेषण के दौरान वो ऐसी समस्याओं का समाधान भी हो जाता है जैसे जिस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए ये राइल का कैटेगरी मिस्टेक है। तो कैटेगरी मिस्टेक में जैसे एक विद्यार्थी आता है और कहीं विदेश से आता है, तो वो पूछता है कि मान लीजिए एलएनटी कॉलेज हमको देखना है। तो आप कहते हैं कि चलो दिखाते हैं। तो जब आप ये कहते हैं कॉलेज आके और आप लाइब्रेरी की बिल्डिंग और प्रशासनिक भवन, क्लासरूम दिखाते हैं, तो वो कहता है कि हमें कॉलेज देखना है, हमें लाइब्रेरी और बिल्डिंग नहीं देखना है, हमें कॉलेज एलएनटी कॉलेज दिखाइए। तो अब वो एक कैटेगरी मिस्टेक में फंसा हुआ है। वो ये समझ रहा है कि
ये व्यक्ति राम और मोहन जिस तरीके से फिजिकल बॉडी है, उसी तरीके से एलएनटी भी एक फिजिकल बॉडी है। उसको ये पता नहीं है कि ये सारे का कलेक्शन का नाम एलएनटी महाविद्यालय है। जैसे और इसको सिंपल तरीके से हम बताते हैं आपको कि भाषा की अर्थवत्ता पर जोर देना और उसके प्रयोग को बताना। जैसे मान लीजिए एक छुरी है, तो छुरी का काम होता है काटने के लिए कोई चीज़, लेकिन वो तो उसका मीनिंग हो गया कि छुरी है, उसका इस्तेमाल आप काटने में करते हैं। लेकिन छुरी सब्जी काटने में करते हैं, लेकिन उस छुरी से किसी का जान भी ले सकते हैं। उसके कई प्रयोग होते हैं, उसके कई प्रयोग को आप जानते हैं। तो एक शब्द का विभिन्न संदर्भों में जब आप प्रयोग करते हैं, और ये आपको मान के चलना है कि ये जो जिस और अर्थवत्ता पर जोर देने की वजह से हम सिर्फ यही जान लेते हैं कि राम मोहन श्याम है, उसी तरीके से एलएनटी कॉलेज है, तो वो किसी न किसी रूप में कैटेगरी मिस्टेक में फंस जाता है। उसी तरीके से जब ऑस्टीन कहते हैं कि उनका एक थियरी है कॉन्स्टेंटिव एंड परफॉर्मेटिव, तो थियरी आता है। कॉन्स्टेंटिव का मतलब होता है स्थिरार्थक, यानी वो भाषा का काम सिर्फ उसको अर्थ को बताना या उसके प्रयोग को बताना नहीं है, बल्कि भाषा कुछ न कुछ संपादित करती है, परफॉर्म करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए किसी को बुलाते हैं और कहते हैं कि दरवाज़ा बंद कर दो, तो आपका जो स्टेटमेंट हुआ कि दरवाज़ा बंद कर दो, तो वो खड़ा होता है, वो चलता है और दरवाज़ा को बंद करता है। आप किसी को कहते हैं कि उसको मार दो, तो वो फिर चलता है, छुरी उठाता है या हथियार उठाता है और किसी को जाके मार देता है। तो ये सिर्फ भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग हमने किया, उसका सिर्फ अर्थ नहीं दिखाया। उसको मार दो, ये जो शब्द है, ये इससे वो परफॉर्म हो गया, यानी सामने वाला जो है वो एक्टिव हो गया और सामने वाले को जाके किसी थर्ड पर्सन को मार दिया। तो ये कॉन्स्टेंटिव एंड परफॉर्मेटिव कि स्थिरार्थक यानी भाषा का एक फिक्स्ड अर्थ होना और उस अर्थ को संपादित कर देना। तो हम आप कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है उसको हम सिर्फ स्टेटमेंट दिया और वो संपादित कर दिया। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि भाषा का काज सिर्फ अर्थ बताना नहीं है, बल्कि काज को संपादित करना है। उसी तरीके से ये भाषा विश्लेषण का दौर चलता है और 18वीं शताब्दी में भाषा विश्लेषण मूर रसेल से स्टार्ट होता है और विटगेन्स्टीन ऑस्टिन तक पहुंचता है, जिसमें भाषा विश्लेषण के दौरान वो मेटाफिजिक्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें पूर्वकालिक और उसमें भाषा का औपचारिक विश्लेषण करते हैं। और भाषा का औपचारिक विश्लेषण करने के दौरान हम भाषा के अर्थवत्ता पर जोर देते हैं, और जिसकी वजह से मेटाफिजिक्स का एलिमिनेशन नहीं हो पाता है और मेटाफिजिक्स पुनः स्थापित हो जाती है। और जिस फिलोसफिकल प्रॉब्लम कि हम भाषा के माध्यम से जगत को जानने की कोशिश करते हैं, हमारा जो स्टेटमेंट होता है, चाहे ईश्वर के संबंध में, चाहे विश्व के संबंध में, चाहे सोल के संबंध में, उस भाषा में प्रयुक्त शब्द का हम एनालिसिस करते हैं कि यह आंख बंद करके उसके स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि हम उसका एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस के दौरान हम भाषा की अर्थवत्ता पर जोर देते हैं, और अर्थवत्ता पर जोर देने की वजह से हमारा जीवन पुनः मशीन बन जाता है और हम उस मेटाफिजिक्स का एलिमिनेशन नहीं कर पाते हैं। और तब पुनः विटगेन्स्टीन ने
अपने ही द्वारा लिखित पुस्तक ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसफिकस का खंडन करते हैं और एक फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन के रूप में एक दूसरी पुस्तक लिखते हैं, और जिसमें वो भाषा की अर्थवत्ता पर के बजाय उसके यूज पर जोर देते हैं, उसके प्रयोग पर जोर देते हैं। और तब जाके फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन में, जैसे लैंग्वेज गेम है कि भाषा खेल, तो भाषा का इस्तेमाल अर्थ स्पष्ट तब होता है जब हम उस भाषा का विभिन्न संदर्भों में यूज को जान जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ भाषा खेल को, इसको खेल को मान लीजिए इस खेल के रूप में ना देखें, लेकिन हम इसको समझने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट खेल रहा है, भाषा खेल, तो भाषा के माध्यम से खेलना है। इसको यदि हम क्रिकेट के माध्यम से या फैमिलियर रिजेम्बलेंस इसको कर सकते हैं, तो भाषा खेल में जैसे कोई क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है, हर प्लेयर का एक निर्धारित जगह होता है। अब उस निर्धारित जगह में यदि कोई प्लेयर यह कहे कि मेरे पास गेंद आएगी, उसके बाद ही हम उस गेंद को पकड़ेंगे, तो वह टीम कभी भी मैच नहीं जीत सकती है। तो इसके लिए उसे यह ध्यान रखना है कि जहाँ यदि गैप है, कोई प्लेयर नहीं है, और यदि वहाँ गेंद आ रही है, तो उसको दौड़ के उस गेंद को पकड़े और फिर पुनः अपने जगह पे आ जाए। तो हम अपने व्यवहारिक जीवन में जब देखते हैं कि जहाँ कहीं भी परिवार में भी यदि कोई व्यक्ति आता है और आप कहें कि कोई चाय बनाने वाला, खाना बनाने वाला यदि आदमी बीमार है, तो आप गेस्ट को कहें कि चूंकि वो बीमार है इसलिए हम खाना नहीं दे सकते आपको, तो ये एक ये त्रुटि होगी, ये भाषा की त्रुटि होगी। तो भाषा खेल में हम क्या करते हैं कि भाषा का इस्तेमाल विभिन्न संदर्भों में करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका इस्तेमाल पर्टिकुलर चीज़ के लिए है, लेकिन उसका इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर दूसरे काम के लिए भी हम कर लेते हैं। लेकिन इससे ये मतलब नहीं होता है कि उसका उस काम के लिए ही यूज हुआ है। उसका जो पर्टिकुलर यूज है वो, जैसे मान लीजिए आप मैथमेटिक्स के टीचर हैं, तो हो सकता है कि आप कभी इमरजेंसी में फिजिक्स को भी पढ़ा दें, आपके पास नॉलेज है, तो आप फिजिक्स के टीचर नहीं होंगे बल्कि आप मैथमेटिक्स के टीचर हैं। तो इसी तरीके से भाषा खेल में हम इन बातों का ख्याल रखते हैं कि भाषा में जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसका किन किन संदर्भों में हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, और तब हम हमारे जीवन की जो समस्या है या फिलोसफिकल प्रॉब्लम है, इसका समाधान आराम से हो सकता है। इन बातों के बाद, इन्हीं बातों के बाद भाषा विश्लेषण के औपचारिक और अनौपचारिक विश्लेषण के बाद 18वीं शताब्दी के बाद एग्जिस्टेंशियलिज्म का उदय होता है, जिसको हम अगले क्लास में बताएंगे आपको कि अब हम इसको पहले एक एक करके अगले क्लास में हम डिटेल हम इसकी चर्चा करेंगे। और इसी के बाद ये एग्जिस्टेंशियलिज्म का दौर आता है कि हम भाषा विश्लेषण में ही उलझ के रह जाते हैं और जीवन जो है एक मशीन बन जाता है। हम ज्ञान के ओर बढ़ते हैं और जीवन का जो दूसरा पक्ष है, जिसको रागात्मक पक्ष कहते हैं, वो छूट जाता है और मनुष्य जो है वो एक मशीन बन के रह जाता है। तो इसीलिए अगले क्लास में हम इसको और डिटेल बताएंगे।